नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। उसके पहले बात करने से पहले हम एक मेरा मिस्टेक हो गया था पिछले वीडियो में। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये दो वीडियो में गलती से मैंने बोल दिया था कि जो पोटेंशियोमीटर है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो गलती से उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर को क्रिचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या क्रिचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, लेकिन ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन नहीं है। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले वीडियो में गलती से बोल दिया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का दो एप्लीकेशन है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट क्या किए कि आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है और वो है मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर अलग तरह से काम करता है। चलिए पोटेंशियोमीटर को हम देखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक सिंपली डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारा लंबा वायर होता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली ये वायर होता है। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे कि प्रैक्टिकल लैब में भी आपको किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार इसका होता है। तो इसका सर्किट डायग्राम दो अलग अलग केस में अलग अलग होगा, क्योंकि इसका यूज जो होता है हम दो काम करते हैं। पहला तो एक ईएमएफ जो है कंपेयर करने के लिए, दो ईएमएफ से जो दो सेल है उनका ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर का। यूज़ कैसे करते हैं उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो इसका दो एप्लीकेशन है, कंपेयर करना ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को नापना। दोनों केस में जो सर्किट होगा वो अलग अलग होगा। व्हीटस्टोन का खासियत ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट वो जो वर्क करता है वो बिना किसी करंट के वर्क करता है, बिना आउटर सर्किट से जो है इसका बिना करंट लिए ये काम करता है। हम जो भी बात करेंगे वो बैलेंस कंडीशन पर ही पूरा बात होगा, उसके आगे पीछे जो हो रहा है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है कि ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम को अच्छा से समझ लेते हैं। तो लैब में आपको कुछ इस तरह से जो है आपको दिखाई देगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये पार्ट जो है आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, स्केल। ठीक है, ये जो वायर है वो आपको इस तरह से यहाँ पर बंधे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो K1 K2 जो है वो आपको की है, जबकि ये आपका रियोस्टेट है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपका ईएमएफ सोर्स है, ये बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वो आपका ईएमएफ यहाँ पर लगने वाली वो है, वो आपका सेल है जिसका हम ईएमएफ कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है असल में वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सर्किट डायग्राम है, जो कि यहाँ पर एक और ईएमएफ, ये वाला ईएमएफ होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। उसके जगह पर यहाँ पर रियोस्टेट और की दिखाई दे रहा है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट है। इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, उसका हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। ये हुआ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये आपका जॉकी, यानी कि ये पॉइंट जो मूव करेगा इस वायर पर, इस वायर पर इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप जॉकी को मूव करेंगे और बैलेंस पॉइंट को खोजेंगे, और जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा तब आपका प्रैक्टिकल में उसको नोट करते हैं, फिर काम करते हैं। अब इसका इंटरनल वर्किंग मतलब ये क्या हुआ है बैलेंस पॉइंट, और बैलेंस पॉइंट पर हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम बैलेंस कंडीशन देखे थे, और वहाँ पर हमको जो इक्वेशन मिल रहा था वो मिल रहा था R2/R1 इक्वल टू R4/R3। इस तरह से यहाँ पर भी बैलेंस कंडीशन में एक इक्वेशन हमको मिलता है। तो उसका बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक और बात करना है ईएमएफ का कंपेयर करने में। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है उसमें हम एक बात ये करना चाहते हैं कि ये जो वायर है, ठीक है, कौन सा वायर हम बात करना चाह रहे हैं, इस वायर का। ठीक है, जिसपे हम चौकी को रन करेंगे वो वाला वायर का बात कर रहे हैं। तो उस वायर का अगर हम यहाँ पर फाइल लिए हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो मान लेते हैं कोई L1 लेंथ पर हम जॉकी को लेके गए और बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट ए और यहाँ पर लेके गए N1 पर बैलेंस हो गया। तो ए से N1 का
जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर मेरा 5 पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है तो हम उसका पोटेंशियल ड्रॉप को बोल सकते हैं फाई एल। ठीक है, हम उसका पोटेंशियल ड्रॉप को फाई एल बोल सकते हैं। अगर जो ये वायर लिए हैं हम पोटेंशियोमीटर में वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वगैरह है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा आपका सिंपली हो जाएगा फाई एल, जहाँ पर फाई आपका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इस टर्म को हम याद रखेंगे, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में हम जो वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको इसी टर्म से हम दिखाएंगे। तो अब आते हैं सबसे पहला ईएमएफ कंपेयर करने वाले पार्ट पर। तो ईएमएफ कंपेयर करने वाले पार्ट में सबसे पहले हम सर्किट को देखते हैं। ये पुराना सर्किट हम यहाँ पर अभी देख चुके थे, इसको बात किए थे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अब एक तरह से देखें तो ये पार्ट जो है आपको, और ये एक पार्ट ये करने के बाद थोड़ा और क्लियर करते हैं। अब ये पॉइंट के बीच मान लीजिए ये वायर है, फिर एक वायर आपको इधर से आ रहा है और एक वायर ये, तो ये तीनों कनेक्शन एक तरह से पैरेलल में, ये आप सोच सकते हैं एक तरह से। ठीक है, या ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में है। ठीक, यहाँ पर आपको नोट करने का बात यह है, ईएमएफ कंट्रोल करने वाला ईएमएफ सॉरी कंपेयर करने वाले सर्किट में आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये 2 वे स्विच है ना, 2 वे स्विच है। ये स्विच आपको लैब में दिखाई दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम जो है वन वहाँ पर जो है आपको एक तरह से की को किस होल में डालते हैं उससे सर्किट कनेक्ट होता है। जैसे कि हम एक की डालेंगे अगर 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 कनेक्ट हो जाएगा, और जो सर्किट है वो सर्किट में ये पार्ट आपको ऐड हो जाएगा। जबकि 2 और 3 को जब की से कनेक्ट करेंगे तब सर्किट में आपका ये वाला ई टू वाला पार्ट, ईएमएफ सेल 2 वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वे स्विच है और इसमें अलग अलग हम कनेक्शन कर सकते हैं। कभी मन किया तो हम ये सेल 1 को जोड़ सकते हैं, और फिर अगर चेंज किया हमने की को 2 और 3 के बीच में जोड़े तो सेल 2 जुड़ जाएगा मेरा। ठीक है, अब पहला बात करते हैं कि हम 1 और 3 को यहाँ पर कंबाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक लूप बन रहा है ए एन वन, ठीक है, जी है ना, 3 1, इस तरह से ये लूप बना। इस लूप में हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ। तो बैलेंस कंडीशन में, अब बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो नल यानी कि जीरो होगा, करंट उसके थ्रू नल। अब इसका जो भी रेजिस्टेंस है तो इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जा रहा है, जो कि यहाँ इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से A N1 का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है हम L1 लिए तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, अभी हम बात किए थे जो टर्म यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका फाई L1। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप फाई L1 हो गया, यहाँ पर जीरो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर EMF है तो EMF का पोटेंशियल आपको -E1 हो गया, तो पूरा सर्किट में घूम गया। तो आ गया मेरा इक्वेशन फाई L1 प्लस जीरो माइनस E1 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, फिर हम स्विच को चेंज करते हैं, है ना, हम स्विच को चेंज करते हैं और स्विच में हम 1 3 से हटा के 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं। तब आपका सर्किट जो है उसमें सेल 2 ऐड हो गया, है ना, यानी कि पहले ये सेल ऐड था, अब कौन सा सेल ऐड हो गया, अब ये वाला सेल ऐड हो गया, क्योंकि हम 2 और 3 पॉइंट को जोड़ दिए। तो ये सेल ऐड हो गया, और हमें मान लेते हैं या ऐसा होगा ही कि दोनों का ईएमएफ तो अलग अलग है, तो हमको बैलेंस पॉइंट है कहीं और मिलेगा बैलेंस पॉइंट, तो यहाँ पर N2 बैलेंस पॉइंट हमको मिल गया। तो अब यहाँ पर भी फिर एक लूप बनेगा A N1G 3 2 E2, है ना, 3 2 E2 A। ठीक है, तो ये लूप में हम फिर से किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो हमको मिल गया फाई L2, A N1 के बीच का जो लेंथ है वो L2 मान ली, तो फाई L2 प्लस जीरो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, जीरो, माइनस E2। ठीक है, E2 और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, -E2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इस दोनों इक्वेशन को हम
इस दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, E1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा L1 5L1, E2 इक्वल टू आपको 5L2 मिल जाएगा, और E1 डिवाइड बाई E2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा L1 डिवाइड बाई L2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो हम दोनों सेल के बीच का EMF को कंपेयर कर रहे हैं, उसके बैलेंस लेंथ, जो लेंथ बैलेंस हुआ उस बैलेंस लेंथ को यूज करके L1 बाई L2 करके। ठीक है, तो जो EMF दोनों सेल का है वो कंपेयर हो गया, उन दोनों का रेशियो जो है उनको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम EMF को कंपेयर कर सकते हैं और EMF फाइंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जो E1 ले रहे हैं वो एक नोन अननोन ले लिया, और E2 जो है एक नोन सेल ले ली जिसका हमको पोटेंशियल पता है। तो यहाँ पर हम E1 को लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E2 L1 बाई L2। तो अगर हमको E2 पता है, L1 L2 तो हमको यहाँ प्रैक्टिकल में बैलेंस करके हम निकाल लेंगे। और अगर हम एक जो नोन सेल लिए हैं उस जिसका हमको पोटेंशियल पता है, तो हम मेरा जो अननोन सेल है उसका पोटेंशियल निकल सकता है। तो इस खास एप्लीकेशन में दोनों पार्ट हो गया आपका कि EMF कैसे कंपेयर होता है, और अगर ये दोनों EMF में से अगर एक EMF हमको पता है, नॉन EMF लिए हुए हैं, तो दूसरा नॉन जो है हमको पता चल जाएगा। एक एप्लीकेशन हुआ कि EMF को कंपेयर करना और EMF को एक अननोन EMF को फाइंड आउट करना। तो एक तो इसका एप्लीकेशन ये हो गया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ नोट करने का है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर जो है साइन कन्वेंशन में आप देख रहे थे कि हम जब मूव कर रहे थे तो ये टर्म जो है आपका पोटेंशियल ड्रॉप करंट के अलॉन्ग अगर हम मूव कर रहे थे तो -L1 आना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए थे तो कितना आना चाहिए था, वो पॉजिटिव आना चाहिए था। थोड़ा सा हम उल्टा बोल दिए, हमको मतलब मान के चलिए कि हम इसका जस्ट अपोजिट मूव कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो दोनों जो आप सोच रहे थे उसके अपोजिट आया है, मतलब साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट, मूवमेंट थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला पार्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सेल का। यहाँ पर आप सर्किट में थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर आपको एक और सेल जुड़ा रहता था उसके जगह यहाँ पर आपको की जुड़ा है और रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा है। ठीक है, तो की जुड़ा है और रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा है, एक चेंज यहाँ पर आया। ठीक, तो जब यहाँ पर की को हम सर्किट में ऐड करेंगे, की को ऐड करेंगे तब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और इसको निकाल देंगे तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं जब हम इस की को ओपन रखते हैं, मतलब इस आर्म के थ्रू करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस आर्म के थ्रू करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तब हम बात करते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, कि की2 को हम खोल के रखे हैं, तो जो मेरा बैलेंस हुआ, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हम दिखा दे रहे हैं 5L1। अगर N1 जो है N1 का लेंथ L1 है तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा उतना वायर का 5L1। फिर हम की2 को क्लोज किए, की जो है की K2 उसको क्लोज किए, तब मेरा क्या होगा कि उनका जो टर्मिनल, अब तब मतलब कि इस, एक मिनट इसको देख लेते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब की को क्लोज करेंगे तब करंट जो है इस आर्म के थ्रू फ्लो होगा, और इसके थ्रू इसके एंड के थ्रू, इसके टर्मिनल के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हम कितना ले लेते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। ए जो सेकंड पॉइंट आएगा मान लेते हैं वो N2 पॉइंट आएगा। ठीक है, N2 पॉइंट आएगा, कहीं मान लेते हैं यहाँ पर N2 पॉइंट आया। ठीक है, N2 पॉइंट जिसका लेंथ L2 है। तो इस क्योंकि ये जो है ये और ये पैरेलल में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है सिंपली मेरा टर्मिनल के थ्रू कितना हम ले लेंगे, वो हम ले लेंगे 5L2। ठीक है, बैलेंस वाले पॉइंट के अनुसार। ठीक है, वायर के अनुसार हम पोटेंशियल ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें नोट करने का बात यह है कि ये दोनों का जो रेशियो है E/V का रेशियो वो L1/L2 आएगा। और अगर आप ध्यान दें कि जब हम की2 को क्लोज किए थे, ठीक है, इस तरह से की2 को जब हम क्लोज किए थे तो यहाँ से जैसे एक मिनट,
तो जो ईएमएफ सोर्स था इस तरह से मान लेते हैं, ये आपका की टू क्लोज किए, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स था आर बी, ठीक है, जुड़ा हुआ है, हाँ रेजिस्टेंस बॉक्स था। जब इस की को क्लोज किए तो इससे करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, इससे करंट मान लेते हैं आई फ्लो हो रहा था, तो करंट इसका ईएमएफ ई है। तो करंट फ्लो अगर आई हो रहा है तो यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल आर है, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा आपको आई इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये ठीक। और दूसरा नोट करने की बात है कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो वी दे रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जो वी दे रहे हैं, तो वहाँ से पहला जो इक्वेशन मेरा आया आई इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वहाँ से हम ई को क्या बोल सकते हैं, ई को बोल सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। और जो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज वी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर जो बैटरी का जो की K2 है, ठीक है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस बॉक्स आर, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग लिए यहाँ पर वायर के अनुसार दिए, पोटेंशियोमीटर के अनुसार 5L2, और ओम्स लॉ के अनुसार कितना लेंगे, ओम्स लॉ के अनुसार जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस आर आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, और करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आपको रेजिस्टेंस आ रहा है उसके चलते आपको पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आई आर, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यू आपको आया, पिछला जो हमने बात की थी उससे ई का वैल्यू आया आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर और वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। इन दोनों को पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो थोड़ा सा मेरा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम सिंपली ई वाई वी को हम इससे बोल सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं पहले इक्वेशन में, यानी कि इस इक्वेशन में यहाँ पर ई वाई वी का वैल्यू L1/L2 आया, जबकि यहाँ पर ई वाई वी का वैल्यू आया है आर प्लस कैपिटल आर बाई कैपिटल आर, ठीक। तो दोनों को कंप्यूट करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल आर इंटू L1/L2 - 1, ठीक है। स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हम लिए थे ईएमएफ सोर्स का, ठीक है। तो ये हम लोग देखें पोटेंशियोमीटर का यूज इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ का यूज किए, और एक पोटेंशियल ड्रॉप का छोटा सा एक टर्म फाई L1/L2 जो आया उसको जो शुरू में बात किए थे उसको यूज़ किए, और करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स जो हम ईएमएफ जब पढ़े थे तब बात किए थे वो कंसेप्ट का यूज़ किया, और ओम्स लॉ का कंसेप्ट का यूज़ किया। मतलब एक तरह से बोले पूरे चैप्टर में जो अलग अलग हम लॉ पढ़ते हैं उसका किरचॉफ्स लॉ भी आया, ओम्स लॉ भी आया आपको, ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप का भी सिंपल कॉन्सेप्ट आया आपको, ठीक है। तो ये सबको यूज करके ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। तो ये दो एप्लीकेशन है आपको पोटेंशियोमीटर का। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो पोटेंशियोमीटर से आपको आ सकते हैं, ठीक है, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड आपको जो न्यूमेरिकल है उसके सर्किट पे बेस भी, कभी कभी उसके सर्किट पे बेस भी न्यूमेरिकल दे देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है आर ओम का, ठीक है, आर ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो करंट ड्रॉ कर रहा है, जो भी है पोटेंशियोमीटर से कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है। द पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट, ये यहाँ पर पोटेंशियोमीटर, ठीक है, वो जो टर्निंग वाला आपको दिखाई देता था वो पार्ट है, उसका आपको रेजिस्टेंस आर नॉट लिया गया है। वोल्टेज वी सप्लाइड, यहाँ से वोल्टेज वी सप्लाइड हो रहा है, ठीक है। और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस आर, है ना, इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो हमको निकालना है। व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, यानी इसको स्लाइड करते करते कहाँ लेके आ गए, इज इन मिडिल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मिडिल में है। तो सबसे पहले मिडिल में अगर है तो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है आर नॉट का वो यूनिफॉर्म होता है, जैसे हम फाई पढ़े थे वहाँ पर, फाई जो है पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप इसका होता है, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस भी उसी की तरह होता है। तो अगर मिडिल में लेके आया है तो ये रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
मतलब ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इस पार्ट को हम बोल देंगे, एक तो हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, मतलब समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझिए कि यहाँ से ऐसे कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में जब यहाँ पर आपको मिडिल में वन बैलेंस्ड हुआ, तो एक आपको डिवाइड हो गया रेजिस्टेंस आर नॉट बाई हाफ, और ये भी रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा आर नॉट बाई हाफ। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आर नॉट बाई हाफ, आर नॉट बाई हाफ। ठीक, अब हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने से पहले आप देख लिए कि ये रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आर नॉट बाई टू, आर नॉट बाई टू करके। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा आर नॉट बाई टू, ठीक है, ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे में सीरीज में है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका आई आर है ना, इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा सर्किट में। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये क्वेश्चन में कहाँ दिया, हाँ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल। तो यानी कि पॉइंट ए बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम, तो मेरा उसके बराबर इसका पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सिंपली आई आर होगा। ठीक है, तो हमको आई निकालना है ना, करंट आई निकाल लिए तो पोटेंशियल मेरा आई आर निकल जाएगा। तो चलिए उसी पे आते हैं सीधे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले की जो दोनों पैरेलल में थे, पिछला सर्किट आप अच्छा होगा कॉपी में ड्रॉ कर ले। तो पिछला सर्किट कॉपी में ड्रॉ कर लिए, जो हम उसको सेपरेट कर करके ड्रॉ करके दिखाए, तो वैसे कर लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जो पैरेलल कनेक्शन है उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए और उसको R1 बोल दिए। ठीक है, मतलब इस तरह से जो सर्किट था, एक तरह से हम ये सर्किट आपको ड्रॉ करना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियोमीटर में जहाँ बैलेंस हुआ, तो ये दो रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको हम डिवाइड कर दिए, ये जो कि यहाँ से कनेक्ट, इस तरह से ये सर्किट था। ये हमने आर नॉट बाई टू मान लिया। ठीक है, ये आर नॉट बाई टू मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका रेजिस्टेंस आर, और इन दोनों का जो पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उसको हम R1 बोल रहे हैं, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो R1 इतना आ गया, आर नॉट इंटू आर बाई आर नॉट प्लस टू आर। ठीक है, ये हो गया उस पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक और रेजिस्टेंस के सीरीज में है, तो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जो सीरीज में उसके साथ वो कितना है उसका रेजिस्टेंस आर नॉट बाई टू, एक हाफ पार्ट जो बचा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया ए पॉइंट ए और सी के बीच में वो हो गया R1 प्लस आर नॉट बाई टू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको पहले निकाल ले रहे हैं, ए और सी के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ए और सी, द करंट फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर कितना हो जाएगा, V बाई आर, है ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमको जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो देख रहे हैं आपको यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो इस टोटल के इक्विवेलेंट जो एक रेजिस्टेंस आया यहाँ पर आर इक्विवेलेंट, उसके थ्रू कितना करंट निकल रहा है वो हम पहले निकाल रहे हैं। तो उसके थ्रू करंट जो निकल रहा है वो V बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस आर नॉट बाई टू, ये आ रहा है। ठीक है, अब ठीक, तो अब हम जो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो था, ये क्योंकि इस पार्ट में हम क्या किए, एक बार फिर से थोड़ा सर्किट देख लेते हैं, नीचे वाला सर्किट देख रहे हैं, ये जो सर्किट है ना, सॉरी यहाँ पर ऐसे है, और ये V से जुड़ा हुआ है, तो इसके इक्विवेलेंट हम R1 को मान लिए, तो मेरा सर्किट जो है मॉडिफाई होकर इस तरह से हो गया है। ये हो गया है R1, ठीक है, ये हो गया है आर नॉट बाई टू, दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा I, है ना, दोनों के थ्रू
करंट जो फ्लो करेगा वो आई फ्लो करेगा, और वो करंट कितना हो गया है आपको, वो करंट हो गया है 2V/2R1 प्लस R0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था पहला वाला पैरेलल में जो है, उसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको V1 बोल दे रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा IR1, और यही पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो IR1 हो गया। यहाँ पर I का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दिए, अबव इक्वेशन से पुट कर दिए यहाँ पर। ठीक, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और मेरा वैल्यू जो है वो आ जाएगा कि उसका वैल्यू, तो मेरा यहाँ पर आप क्या करेंगे कि R1 का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, R1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो आपका जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसके अक्रॉस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली तरीका आपने देख लिया कि कुछ अलग तरह से भी न्यूमेरिकल ला सकते हैं। यहाँ पर ना हमको ईएमएफ कंपेयर करने के लिए बोला, ना इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला। यहाँ एक मतलब पोटेंशियोमीटर को एक तरह से सर्किट मान लिया, और उसमें एक स्पेशल केस एक दो मतलब एक टर्मिनल के बीच का हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए बोल दिया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका ये लास्ट टॉपिक था, और ये खत्म होता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आप देख सकते हैं हमने क्या बात किया, कंडक्शन इन मेटल बात किया, जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी सबका बात हुआ, ओम्स लॉ का भी वहाँ पर बात हुआ। उसी के बेसिस पे हम थर्मल प्रॉपर्टी पढ़े कंडक्टर का, फिर उस पर हमारा ईएमएफ आया, और ईएमएफ के बाद फिर हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा, उसके बेस्ट एप्लीकेशन पढ़ा, जिसका ये लास्ट पार्ट था। तो कुल मिला के बड़ा बड़ा टॉपिक ये था। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा क्लोज हुआ। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।